हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक दीपिका में से सबसे पहले कवि जयशंकर प्रसाद जी का से जुड़ा हुआ सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा कविवर जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो सबसे पहले हम उनके लिए भूमिका लिखेंगे जिसमें उनका जीवन आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म एक काव्य कुब्बज वैश्य परिवार में हुआ। उनका जन्म माघ के शुक्ल पक्ष में 1899 अर्थात 1889 में हुआ। आपके पिता देवी प्रसाद जी ने तंबाकू, सुंगनी तथा सूती के मुख्य विक्रेता थे। आपके परिवार को सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। जिस समय प्रसाद जी 7वीं कक्षा में पढ़ते थे उस समय इनके पिता का देहांत हो गया और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी जो है इनके बड़े भाई पर आ गई। भाई ने जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई का सारा प्रबंध घर पर ही कर दिया। साथ ही साथ उनको वेद, उपनिषद तथा अंग्रेजी साहित्य की भी शिक्षा मिलती थी। जयशंकर प्रसाद जी को उन दिनों 3 कार्यों में ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ा: व्यायाम करना, पढ़ना और दुकान की देखभाल करना। प्रसाद जी का मन दुकानदारी में नहीं लगता था। प्रायः तंबाकू की दुकानों पर बैठ वह कविताएं लिखा करते थे। भाई की डांट फटकार का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जहां तक विवाह की बात करें तो प्रसाद जी के 3 विवाह स्वीकार किए गए हैं और अंतिम विवाह में से उनका एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रतन शंकर रखा। प्रसाद जी का मन व्यापार की अपेक्षा साहित्य रचना में रमा रहा और वही कार्य वह करते रहे। कहा जाता है कि प्रसाद जी अत्यंत उदार, सरल, मधुरभाषी, साहसी एवं स्पष्ट वक्ता थे। उन्हें साहित्य पर जो भी पुरस्कार प्राप्त हुए उन्होंने वह सब दान कर दिए। 22 जनवरी 1937 को वो बीमार हुए। डॉक्टरों ने टीबी का रोगी घोषित कर दिया। वह तब जीवन के प्रति उदासीन हो गए और 1937 में ही उनका देहांत हो गया। तब वह मात्र 48 वर्ष की आयु में थे। जहाँ तक उनकी रचनाओं की बात है तो उन्होंने साहित्य की बहुत सारी विधाओं में अपना साहित्य रचा, जिस पर हम आगे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उनके काव्यों पर बात करेंगे। उन्होंने कामायनी, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आंसू, करुणालय, चित्राधार, झरना, लहर, कानन कुसन आदि काव्य रचनाएं की। उपन्यास के अंतर्गत उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती आदि का सृजन किया। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल आदि का निर्माण उन्होंने किया है। निबंध के अंतर्गत उन्होंने काव्य कला और अन्य निबंध नामक पुस्तक का निर्माण किया है। नाटक की बात करें तो उन्होंने राज्यश्री, सज्जन, अजातशत्रु, एक घूंट, विशाखादत्त, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों का सृजन भी किया है। अब आते हैं हम उनकी काव्यगत विशेषताओं पर। प्रसाद जी एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वह छायावाद के प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि स्वीकार किए जाते हैं। अतीत के प्रति उन्हें मोह था, लेकिन वर्तमान के प्रति भी वो जागरूक थे। उनकी काव्यगत विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप से विचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वह है प्रेम तथा सौंदर्य का वर्णन। प्रसाद जी के काव्य का मुख्य तत्व प्रेमानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति है। प्रेमानुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक फैली हुई है। इसलिए प्रसाद जी ने मानव, प्रकृति और ईश्वर तीनों के सौंदर्य का आकर्षक चित्रण अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। उनकी सौंदर्य भावना परिष्कृत, उदात्त एवं सूक्ष्म है। कामायनी के लज्जा सर्ग में सौंदर्य के संबंध में उनकी जो धारणा व्यक्त हुई है उसे सभी उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य कहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है जी वेदना की अभिव्यक्ति। प्रसाद जी के काव्य में ऐसे अनेक स्थल हैं जो पाठक के हृदय को छू लेते हैं। उनका आंसू नामक गीति काव्य कवि के हृदय की विरह तथा वेदना को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से लहर की प्रलय की छाया कविता भी
मार्मिक है। कामायनी में इस प्रकार के स्थलों की कमी नहीं है जो पाठक के हृदय को आत्मविभोर ना कर सके। आंसू में कवि कह उठता है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो ये उनकी वेदना का एक अंश मात्र ही है जो हमने आपको भी पढ़ के सुनाया। नंबर 3 पे है प्रकृति वर्णन। प्रसाद जी के काव्य में अनेक स्थलों पर प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। उनकी लहर नामक रचना में अनेक कविताएं प्राकृतिक वर्णन करती हुई दिखाई देती हैं। प्रकृति के पदार्थों पर मानवीय भावों का आरोप करना उनके प्रकृति चित्रण की एक अनूठी विशेषता बन पड़ा है। छायावादी काव्य होने के नाते उनका प्रकृति का मानवीकरण देखने योग्य है। उन्होंने प्रकृति वर्णन के अनेकों रूपों में आलंबन, उद्दीपन, उपदेशिका, रहस्यात्मकता, मानवीकरण आदि रूपों को विशेष रूप से चुना है। नंबर 4 पे है रहस्य भावना। छायावादी कवि सर्वात्मवाद में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। वह ज्ञात सत्ता के प्रेम निरूपण में अधिक तल्लीन रहे हैं। उनकी इस प्रवृत्ति को रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। प्रसाद ने भी कामायनी में इस अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करते हुए उसके प्रति प्रेम की अधिकता का निरूपण किया है। कवि बार बार प्रश्न करता है कि वह अज्ञात शक्ति कौन सी है और क्या है। प्रसाद के काव्य में रहस्य भावना का सुंदर रूप देखने को मिलता है। रहस्य साधक कवि प्रकृति के अनंत सौंदर्य को देखकर उस विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। तदंतर अपने प्रिय को अधिकाधिक परिचय प्राप्त करने के लिए आतुरता व्यक्त करते हैं, उसके विरह में तड़पते हैं और प्रीतम के परिचय की अनुभूति का गूंगे के गुड़ की भांति आस्वादन करते हैं। प्रसाद जी के काव्य में रहस्य भावना का रूप निम्नलिखित उदाहरण में देखा जा सकता है, जब वे कहते हैं कि हे अनंत रमणीय, कौन हो तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार ना सह सकता। अगला पॉइंट है जो नंबर 5 पे है, नारी के प्रति दृष्टिकोण। छायावादी कवि होने के कारण प्रसाद जी ने नारी को अशरीरी सौंदर्य प्रदान करके उसे लोक की मानवी न बनाकर परलोक की ऐसी काल्पनिक देवी बना दिया है जिसमें प्रेम, सौंदर्य, यौवन और उच्च भावनाएं हैं। लेकिन ऐसे गुण मृत्युलोक की नारी में देखने को नहीं मिलते। कामायनी अर्थात के इस धरती पर रहने वाली नारी में वो गुण देखने को नहीं मिलते। कामायनी की श्रद्धा इसी प्रकार की एक नारी है। वह काल्पनिक जगत की अशरीरी सौंदर्य संपन्न अलौकिक देवी है जो नित्य छवि में से दीपित है, विश्व की करुणा कामना मूर्ति है और कुसुम कानन अचल में मंद पवन सी प्रेरित सौरभ की साकार प्रतिभा है। लज्जा सर्ग में कवि नारी का परिचय देते हुए कहता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष सोत्र की बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रसाद का नारी के प्रति यह दृष्टिकोण छायावादी काव्य में सर्वथा अनुकूल है, लेकिन आज यदि आधुनिक युग में इसके बारे में बात करें या इस पर ध्यान दें तो यह उससे मेल खाता हुआ दिखाई नहीं देता है। नंबर 6 पे हमारे पास है नवीन जीवन दर्शन या नया जीवन दर्शन या नूतन जीवन दर्शन, कुछ भी कह सकते हैं। कविवर प्रसाद शैव दर्शन के अनुयायी थे, अतः उनके दार्शनिक विचारों पर शैव मत की छाया स्पष्ट देखी जा सकती है। वे कामायनी के माध्यम से समरसता और आनंदवाद की स्थापना करना चाहते हैं। उनकी रचनाओं विशेषकर कामायनी में दार्शनिकता और कवित्व का सुंदर समन्वय हुआ है। वह समरसता जन्य आनंदवाद को ही जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। कामायनी की यात्रा चिंता सर्ग से प्रारंभ होकर आनंद सर्ग पर समाप्त होती है। इसी प्रकार से बौद्धों के दुखवाद का प्रभाव भी प्रसाद जी पर स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 7 पे है हमारे पास राष्ट्रीय भावना। प्रसाद के भाव पक्ष में राष्ट्रीय भावना का आकलन करना भी आवश्यक है। प्रसाद सांस्कृतिक और दार्शनिक चेतना के कवि रहे हैं। वह
सांस्कृतिक चेतना यह सांस्कृतिक चेतना उनके राष्ट्रीय भावों की प्रेरणा है। प्रसाद के नाटकों में कवि का देशानुराग अथवा राष्ट्र प्रेम अधिक मुखरित हो उठा है। काव्य रचनाओं में यह देश प्रेम संस्कृति प्रेम के रूप में संकेतिक हुआ है। कवि ने अतीत के संदर्भ में वर्तमान का भी चित्रण किया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों में भी इसी दृष्टिकोण को उन्होंने व्यक्त किया है। नंबर 7 पे हमारे पास है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावाद छायावादी कवियों की उल्लेखनीय प्रवृत्ति रहा है। अनेक स्थलों पर कवि ने राष्ट्रीय की भावभूमि से ऊपर उठकर मानव कल्याण की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। प्रसाद जी के काव्य में शाश्वत मानवीय भावों और मानवतावाद को प्रचुर बल मिला है। कामायनी में कवि ने मनु, श्रद्धा और ईड़ा के प्रतीकों के माध्यम से मानवता के विकास की कहानी कही है और इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान के समन्वय पर बल दिया है। समष्टि के लिए व्यक्ति का उत्सर्ग कामायनी का संदेश है। श्रद्धा इस बात पर बल देती हुई कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। आनंद सर्ग में कवि ने वासुदेव कुटुंबकम की चर्चा करके विश्व बंधुत्व की भावना का जो संदेश दिया है वह अतुलनीय है। कवि बार बार मानव प्रेम पर बल देता है और मानवतावादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। नंबर 9 पे है हमारे पास कला पक्ष। प्रसाद जी के काव्य का कला पक्ष भी काफी समृद्ध है। उन्होंने प्रबंध और गीति इन दो काव्य रूपों को अपनाया है। प्रेम पथिक और महाराणा का प्रताप दोनों इनकी प्रबंध काव्य रचनाएं हैं। कामायनी उनकी प्रसिद्ध महाकाव्य रचना है। लहर, झरना, आंसू तीनों ही गीति काव्य हैं। भावात्मकता, संगीतात्मकता, आत्मव्यक्ति, कोमल कांता, पदावली आदि सभी विशेषता इनके काव्यों में देखी जा सकती है। जहाँ तक प्रसाद जी की भाषा की बात करें तो उनकी भाषा साहित्यिक हिंदी है, फिर भी इसमें संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान हिंदी भाषा कहना अधिक उचित होगा। प्रसाद जी की भाषा में ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों को देखा जा सकता है। उनकी भाषा प्रवाहपूर्ण, सुंदर, संगीतात्मक और भावानुकूल है। प्रसाद की भाषा की प्रथम विशेषता लाक्षणिकता है और उनकी दूसरी विशेषता प्रतीकात्मकता है। इस प्रकार से कवि अपने कुछ स्थलों पर भाषा के साथ साथ अलंकारों का प्रयोग भी उच्च कोटि में करते हुए दिखाई देते हैं। प्रसाद जी की अलंकार योजना जो है वो केवल शब्दालंकारों की अपेक्षा नहीं है की अपेक्षा कर दोबारा कर दें। प्रसाद जी की अलंकार योजना उच्च कोटि की है। शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों में उनकी दृष्टि अधिक रमी है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, मानवीयकरण आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। वहीं छंद की बात करें तो प्रसाद जी की छंद योजना स्वर और लय की मिठास से अनुप्राणित है। कामायनी में तोटक और पदाकालुक छंदों के साथ साथ रोला और रूपपाल आदि छंदों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यही नहीं, कुछ स्थलों पर कवि ने अतुकांत और मुक्तक छंदों का प्रयोग भी किया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रसाद जी जो हैं वह छायावाद के एक प्रतिष्ठित कवि होने के साथ साथ हिंदी साहित्य के नक्षत्र पर भी जगमगाते हुए एक सितारे हैं, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हिंदी साहित्य को अमर अजर करने का प्रयास किया है। उनकी काव्यगत विशेषताएं ये स्पष्ट करती हैं कि उन्होंने अपने युग के जो कि छायावाद है कि सभी प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से कार्य किया और अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पुनः एक तरह से उन्होंने भाषा और भाव के माध्यम से स्थापित करने का एक प्रयास किया है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं जो हैं वह उनके साहित्य को सार्थक दिशा में ले जाने का प्रयास करती हुई दिखाई देती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्दी मिलते हैं नए प्रश्न के साथ।